हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाशीय शोषण और जीवाणुओं में होने वाले प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इन तीनों टॉपिक पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो इसका साधारण सा जो परिभाषा हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से खनिज लवण का अवशोषण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती के क्लोरोफिल में भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती हैं। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फॉन नील का यह विचार था कि जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है वह जल के अपघटन से बाहर निकलता है। रूबेन ने इनके विचारों की पुष्टि की और एक प्रयोग किया O18 का, और उन्होंने जल में जो ऑक्सीजन था उस पर एक मार्क लगाया O18 और बाहर निकलने वाले ऑक्सीजन गैस और जो ऑक्सीजन गैस था उसका परीक्षण किया तो पाया कि जो बाहर ऑक्सीजन गैस निकल रहा था उस पर O18 मौजूद था। तो इससे यह प्रूफ हो रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है वह जल के अपघटन से निकलता है। नेक्स्ट जो हो जाएगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है 2 स्टेप में पूरा होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 स्टेप में पूरा होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया और अप्रकाशीय प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया जो होती है वह हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं जिसे हम फोटान कहते हैं। जब यह फोटान परडहरिम पर गिरते हैं तो परडहरिम के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं तो परडहरिम ऑक्सीकरण अवस्था में आता है, जिसके कारण यह जल का अपघटन कर देता है। जब जल का अपघटन होता है तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन गैस जब बाहर निकलता है उसके बाद जो होता है हमारा NADPH बनता है और प्रकाश फास्फेस्टीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह सभी प्रक्रिया जो होती हैं हरित लवक के ग्रेना में होती हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय प्रक्रिया है वह हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती हैं। उसके बाद जो अप्रकाशीय प्रक्रिया है, अप्रकाशीय प्रक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यह जो अभिक्रिया है हरित लवक के स्ट्रोमा में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो CO2 का स्वांगीकरण होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशीय शोषण किसे कहते हैं? प्रकाशीय शोषण किसे कहते हैं? पौधों में श्वसन की गति जो होती है दिन और रात हमेशा होती रहती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है केवल दिन के समय यानी जब प्रकाश होता है तब प्रकाश संश्लेषण होता है। पहले यह माना जाता था कि जो प्रकाश श्वसन की गति है पौधों में वह दिन और रात हमेशा एक समान होती हैं, लेकिन बाद में डेकर ने पाया कि जो तंबाकू का पौधा है इसमें जो श्वसन की गति है वह दिन में रात से अधिक होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में दिन में होने वाले शोषण को हम प्रकाशीय शोषण कहते हैं। यह जो शोषण होता है हरित लवक, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। प्रकाशीय शोषण की क्रिया सबसे पहले तंबाकू में देखी गई थी। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, जई, जौ, चुकंदर, यानी यह C3 पौधों में पाया जाता है। मक्का, गन्ना और चौलाई यानी C4 पौधों में प्रकाशीय शोषण नहीं मिलता। प्रकाशीय शोषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया यानी तीनों में यह पूर्ण होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जीवाणु शोषण किसे कहते हैं? हरे पौधों की तरह कुछ जीवाणु जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके कार्बनिक पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन इस अपक्रिया में जो होता है ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं निकलता। ऐसे जीवाणु जिसमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये जीवाणु जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करके इस जल के स्थान पर यह हाइड्रोजन सल्फाइड या थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं, और उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट का यह
निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जो होती है जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड या थायोसल्फेट का उपयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में बैक्टीरियल क्लोरोफिल में भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड्स जो ऑक्सीजन है वह बाहर नहीं निकलता, बल्कि जो है सल्फर यानी सल्फर जो होगा वह निकलेगा, या जो अदर उत्पाद होगा वह बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं निकलता है। इसी को हम जीवाणु शोषण जीवाणु प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O यानी 12H2O हम प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते थे। यहाँ पे 12H2S हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड्स हो जाएगा और प्रकाश की उपस्थिति में बैक्टीरियल क्लोरोफिल में भोज्य पदार्थ का निर्माण हो रहा है और इसमें जो है ऑक्सीजन के स्थान पर जो है सल्फर गैस बाहर निकल रहा है और जल भी उत्पाद के रूप में बन रहा है। तो यही प्रक्रिया जो होगी जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाएगी। प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित करने वाले जो बाह्य कारक है और आंतरिक कारक है। बाह्य कारक में है सबसे पहला प्रकाश। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा देता है। विद्युतीय प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। नीले व लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो नीले व लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। इंफ्रारेड प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप कहते हैं। यानी जब हम पौधों को 680 म्यूएम से अधिक तरंग दैर्घ्य की प्रकाश दी जाती हैं तो उसके क्वांटम लब्धि में कमी हो जाती है। यह जो कमी है दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल क्षेत्र में होती है, इसीलिए इसको हम रेड ड्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट कारक जो है वो है तापमान। ऑप्टिमम तापमान जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। यानी इसके बीच जो है प्रकाश संश्लेषण उपयुक्त माने जाते हैं। यदि सभी कारक पर्याप्त मात्रा में है तो प्रकाश संश्लेषण जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर तापमान में प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है दुगुनी हो जाती है। किंतु 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण में जो दर है वह उसमें कमी आ जाती है। जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। निश्चित मात्रा में कम जल मिलने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। साथ ही पानी की कमी के कारण सभी जैविक क्रियाएं जो होती है धीमी हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की गति भी धीमी हो जाती है। खनिज लवण फेरस, मैग्नीशियम, परडहरिम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब इन पदार्थों की कमी होती है तो परडहरिम में कमी आ जाती है, यानी परडहरिम की जो संख्या है उसमें कमी आएगी, इसके कारण प्रकाश संश्लेषण भी कम होगा। इसके अतिरिक्त जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जब बढ़ जाती है तो जो रंध्र हैं वो बंद हो जाते हैं, इसके कारण CO2 और O2 का आदान प्रदान नहीं हो पाता और प्रकाश संश्लेषण का दर जो है वह प्रभावित होता है। आंतरिक कारक में जो है पत्ती की संरचना, कैसी पत्ती है, स्टोमेटा की स्थिति, यानी स्टोमेटा अगर उसमें बहुत कम संख्या में होंगे तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा और प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा। और क्लोरोफिल यानी परडहरिम की मात्रा, यानी जो पत्ती है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा कितनी है, अगर क्लोरोफिल की मात्रा यानी परडहरिम की मात्रा कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण का दर कम होगा, अगर परडहरिम की मात्रा अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।